हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जंतु विज्ञान 2022-23 का जो सत्र चल रहा है हमारा, उसमें हम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। सब तो नहीं आएंगे, लेकिन आप इन्हीं में से क्वेश्चन पाओगे एग्जाम में। तो इसमें से हम लगभग 38 क्वेश्चन इससे पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके आगे से 39 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, वायरस को मानते हैं, क्या मानते हैं? अजीवित जीव मानते हैं या जीवित जीव मानते हैं? जीवित या अजीवित के बीच की कड़ी, या फिर जीवित जीव जिनमें जनन की क्षमता ना हो? तो भाई इनको क्या माना जाता है? वायरसेस जो होते हैं, वायरस को हम क्या बोलते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है, जीवित व अजीवित जीव के बीच की कड़ी। क्योंकि ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के शरीर के बाहर होते हैं तो अजीवित होते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, चाहे एयर के थ्रू जाए, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लीजिए, तो जब तक वो बाहर रहेगा तब तक वो अजीवित है। बॉडी के अंदर इंटर करते ही वो जीवित हो जाता है, लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भैया यहाँ सारा मटेरियल आपको बीएससी का मिलेगा। इसके पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विषाणुओं की नाप की सीमा है। कितनी नाप होती है, मतलब लगभग इनका जो लेंथ और विड्थ होता है वो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। 2 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, या फिर 2 से 200 नैनोमीटर, 2 से 150 नैनोमीटर, 2 से 100 नैनोमीटर। तो इनकी रेंज लगभग 2 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर होती है। 2 नैनोमीटर कहने का मतलब 2 गुणे 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाज को सर्वप्रथम किसने खोजा? बैक्टीरियोफाज जो होता है, जीवाणु भोजी जो बैक्टीरिया का वायरस है। जीवाणु भोजी क्या होता है? ये जीवाणु का वायरस होता है, जीवाणु का भोजन करता है, बैक्टीरिया को खा लेता है, बैक्टीरिया की जो सलवाल होती है उसकी लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42, मानवों में होने वाला वायरस जनित रोग कौन सा है? कन्फरा, प्लेग, हफिंग कफ या फिर हैजा? जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, प्लेग, हैजा। देखो हैजा वगैरह सब बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया से होता है। ठीक, इसके लिए विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कौन होता है? विब्रियो कोलेरी, कोलेरी। ठीक है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के थ्रू हैजा होता है। हफिंग कफ, प्लेग, ये भी वायरस जनित रोग नहीं है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक पदार्थ जो वायरस को मार देता है। भाई वायरस को कौन मार देता है? उसको क्या बोलते हैं? वायरीसाइड, ये वीरीसाइड जो लिखा मतलब वायरीसाइड, वायरीसाइड बोलोगे उसको, या फिर जर्मीसाइड बोलोगे, या एंटीबायोटिक बोलोगे, या फिर विरियोन बोलोगे। देखो एंटीबायोटिक आप लोग नाम सुने होंगे, खूब नाम सुने होंगे। ठीक, लेकिन एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन वायरस को मारने वाले को वायरीसाइड बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, वायरस का भाग जो उसमें आनुवंशिक गुणों का कारक है। आनुवंशिक गुणों का कारक है मतलब वायरस बाहर है अगर बॉडी से तो वो नॉन लिविंग है। जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। मान लो ये था वायरस और ये था छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म। ठीक, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक, तो जैसे ही इसके अंदर वो प्रवेश करेगा, ठीक है, जब वायरस प्रवेश करेगा तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या करेगा?
साथ में रिप्लिकेशन करना चालू कर देगा और ये अपने तरीके से वायरस अपने तरीके से प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन इन्फेक्शियस होगी, संक्रामक होगी, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगेंगे। तो वही पूछा गया वायरस का भाग जो आनुवंशिक गुणों का कारक होता है, कैप्सोमियर, कैप्सिड या न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लियोटाइड। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब या तो डीएनए या फिर आरएनए, यही तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो यही जो है आनुवंशिक गुणों के कारक होते हैं, यही इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आरएनए कण जो वायरस रोग के समान लक्षण प्रकट करते हैं वो हैं, कौन है? विरियोन या फिर वीरा या फिर वायरवाइड या फिर कोई नहीं। आरएनए कण, सिर्फ आरएनए कण जिसमें प्रोटीन कैप्सिड ऊपर से नहीं चढ़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? वायरवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरवाइड। देखो वायरवाइड है, प्रियोन्स है, माइकोप्लाज्मा है और वायरस है, बैक्टीरियोफाज, इस सब के लेक्चर हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं, आप सर्च करिए। ठीक है, सर्च करिए जो भी आपको देखना है, जैसे वायरॉइड का लेक्चर देखना है तो सर्च करिए वायरॉइड बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किसमें एंजाइम नहीं होते? एंजाइम किसमें नहीं होते हैं भाई बताइए? जीवाणु में नहीं होते, या ईस्ट में, या वायरस में, या कोई नहीं? बताइए ऑप्शन, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वायरस जो होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि इसको जब एंजाइम के काम होता है, आपको बताया ना, जब बॉडी से बाहर होगा तो ये नॉन लिविंग होगा, जब अंदर जाएगा तब लिविंग हो जाएगा, और अंदर जाके जब लिविंग होगा तो जब एंजाइम की जरूरत होगी तो जिसके अंदर होगा उसी जीव का एंजाइम यूज कर लेता है। बहुत ही खतरनाक वायरस है ना। क्वेश्चन नंबर 47, 47, डिप्थीरिया रोग का जिम्मेदार जीवाणु है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछते हैं। डिप्थीरिया रोग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जल्दी से बताइए। कोरियोनी बैक्टीरियम या फिर डिप्लोकोकस या फिर विब्रियो या वेसिलस? तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, कोरियोनी बैक्टीरियम। क्या बोलते हैं इसको? कोरियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, इसको याद रखना है, डिप्थीरिया के लिए कोरियोनी बैक्टीरियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाणु में अल्प विकसित केंद्रक होता है, अतः उसे रखते हैं, किसमें रखते हैं? उसको सिर्फ प्रोकैरियोट में रखते हैं, क्योंकि उसमें अल्प विकसित केंद्रक, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, इसको प्रोकैरियोट में रखा जाता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु वह है जो, कौन है भाई? रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन होते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, गलत बात। जो बगैर प्रकाश के भोजन बनाते हैं, यस, उनको प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। अगर प्रकाश के उपस्थिति में अगर वो बनाएंगे भोजन तो उसको प्रकाश संश्लेषी बोलेंगे। यहाँ बोला गया है रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन होते हैं? जो बिना प्रकाश के भोजन बना लेते हैं स्वयं ही। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं नहीं तो प्रकाश संश्लेषी होंगे। रासायनिक क्रिया नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब रसायन संश्लेषी हैं तो रासायनिक क्रिया ही करेंगे। तो राइट होगा इसका ऑप्शन बी। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, कहाँ गया? यहाँ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर भैया जूलॉजी में जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ऐसे ही करवाता रहूँगा आपके एग्जाम तक। फिर आपको महासंग्राम वीडियो मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, जिसमें पूरी 1 से 8 यूनिट कवर होंगी। ठीक है, तो इसी चैनल पे आपको शाम को लाइव क्लास मिलेगी। ठीक, लाइव क्लास मिला करेंगी अभी। ठीक, अभी भी लाइव आप लोग जो कमेंट करके बताना जिनको लाइव जिस टॉपिक पे चाहिए, तो हम क्लासे बराबर कंटिन्यू लेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करना जरूरी है। और आप लोग लेक्चर भी देखा करिए क्योंकि कंसेप्ट वहीं से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, जीवाणु जो वायु की नाइट्रोजन को बदलकर नाइट्रोजनी पदार्थ बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग, या डीनाइट्रीफाइंग, या फिर पेट्रीफाइंग, क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना, मोलिकुलर नाइट्रोजन, इसको बदल देते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ, जैसे कि NO3-। इसके पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से ये चीज़ बताई थी, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सीधा N2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 51, जीवाणु जनित पत्ती की अंगमारी रोग किसमें होता है? पत्ती की अंगमारी रोग किसमें होता है भाई बताइए?
क्वेश्चन नंबर 51 है। धान में होता है, आलू में या गेहूं में या टमाटर में? तो ये धान जो होते हैं ना, धान में, राइस में देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु में केंद्रक पदार्थ क्या है? जो केंद्रक पदार्थ मतलब केंद्रकीय पदार्थ जो न्यूक्लियोइड होता है, उसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल एंड हिस्टोन। भाई देखो, प्रोकैरियोट जो है बैक्टीरिया, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो ये तो बात गलत है। न्यूक्लिक अम्ल और जीव द्रव्य, या फिर केवल न्यूक्लिक अम्ल, या उपर्युक्त सभी ठीक है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, जीव द्रव्य जो होगा वो उसमें कहाँ होगा? केंद्रक पदार्थ के बारे में पूछा गया है ना। इस तरीके से मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल, तो इसका जो केंद्रकीय पदार्थ होगा इस तरीके से क्रोमोसोम, तो उसमें तो केवल न्यूक्लिक एसिड ही होगा ना, आरएनए या डीएनए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में स्थित करता है? बताइए भैया। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल दे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन बनाता है? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस या फिर रोडोस्पाइरिलम? ठीक है, जल्दी से बताइए। सभी बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। रोडोस्पाइरिलम जो होता है आपका, ये CO2 को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, TMB क्रिस्टलीय अवस्था में सर्वप्रथम किसने पृथक किया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है, नहीं जूलॉजी में तो आपके बॉटनी में पूछा जाएगा। ठीक है, किसमें? बॉटनी में, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में TMB वायरस को डिटेल में पढ़ना है, मैंने लेक्चर भी पूरा बना रखा है। ठीक, तो किसने सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का? TMB वायरस को क्रिस्टलीकरण तो WM स्टेनले ने किया था। किसने? WM स्टेनली ने किया था। ठीक है, सन 1935, ये भी डाटा आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अधिकांश पादप वायरस में होता है, क्या होता है भाई? इससे पहले वाले लेक्चर में बोला था ना, मैक्सिमम जो प्लांट वायरस होते हैं, कौन से? प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस में क्या मिलता है? RNA पाया जाता है अधिकतर। TMB में भी क्या होता है? TMB जो टोबैको मोजेक वायरस, इसमें भी RNA ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो केवल RNA पाया जाता है। अधिकांश प्राणी वायरसों में क्या मिलता है? तो इनमें भैया RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वायरस के एक प्राकृतिक कण का बाह्य स्तर चोल बना होता है, किसका? मान देखो, वायरस बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से एक प्रोटीन कोट होता है बाहर, ठीक है, उसका शेप अलग अलग हो सकता है कि किस तरीके का, स्पाइक्स भी उसके ऊपर लगे होते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। बस दो ही चीजें, बाहर क्या है? प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट होता है, और अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब उस वो न्यूक्लिक एसिड DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, और डिटेल में जाओ तो क्या हो सकता है, ऐसे आप समझ सकते हो, या तो डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा जिसको SSDNA बोलते हैं, या सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड में दो ही चीजें होती हैं, बाहर प्रोटीन कोट होता है और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बताइए, वायरस के एक प्राकृतिक कण का बाह्य स्तर चोल किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 57, बाह्य चोल, बाह्य चोल किसका बना होता है? प्रोटीन आवरण का। क्वेश्चन नंबर 58, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भैया अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको बता दूं वो तो पक्का आना है। ठीक है, तो वो सभी याद भी कर लेने। जो बैक्टीरिया होता है उसको सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर एंटोन वान लीeuwenhoek ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने माइक्रोस्कोप भी बनाया है, ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 59, जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है भैया? जो जीवाणु की कोशिका भित्ति, म्यूकोपेप्टाइड की, सबको पता है इसलिए मैंने पहले ही टिक कर दिया। काइटिन की किसमें होती है? कवक में। किसमें? कवक। फंजाई, फंजाई जो होता है ना, फंजाई, उसमें काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की किसमें बनी होती है?
प्लांट में कोशिका भित्ति। और लिग्निन किस में भरा होता है? प्लांट में ही लिग्निन भी भरा हो सकता है, और शैवाल में। ठीक है, एल्गी, एल्गी जो होते हैं ना हमारे, एल्गी, एल्गी में हो सकता है। इसके अलावा जो म्यूकोपेप्टाइड है, ये आपका राइट आंसर होगा, या इसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन बोलो या फिर म्यूको पेप्टाइड बोलो। ये जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 60, देखो बैक्टीरिया के लेक्चर मैंने कई सारे डाले हैं बॉटनी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। आपका डबल फायदा, अगर माइक्रोबायोलॉजी के आप क्वेश्चन कर रहे हो, पूरे लेक्चर देख रहे हो, तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में आपकी हेल्प होगी, और आगे चल के भी आपका फायदा होने वाला। तो बैक्टीरिया के जितने भी लेक्चर हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, उसका शेप साइज, सारी चीजें, बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग, सभी चीजें आपको लेक्चर से नोट्स बना लेने चाहिए, पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। गोल जीवाणु हैं जो राउंड शेप के होते हैं, ओवल शेप, उनको क्या बोलते हैं? बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरलम या कामा शेप। तो उसको कोकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोकस, कोकस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जीवाणुओं के प्रजनन की साधारण विधि है, बताइए। सबसे साधारण विधि, देखो आ गया ना, रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से, प्रजनन से क्वेश्चन आया, रिप्रोडक्शन से। बताइए जीवाणुओं के प्रजनन की साधारण विधि कौन सी है? जीवाणुओं के प्रजनन की साधारण विधि, मुकुलन, या फिर बीजाणु जनन, या लिंगी जनन, या फिर द्विविभाजन। तो द्विविभाजन जो होता है, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ये सबसे ज्यादा सामान्य पाया जाता है मैक्सिमम बैक्टीरिया में। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। किसकी? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मेथड है, मतलब अलैंगिक जनन की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, जीवाणु अन्य पादप कोशिका से निम्न एक की अनुपस्थिति में भिन्न होते हैं, बताइए। जो जीवाणु होते हैं पादप कोशिका से कैसे भिन्न होते हैं? भाई पहली बात तो ये सुविकसित केंद्रक के लिए भिन्न होते हैं। जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट हैं, वो यूकेरियोटिक हैं, उसमें बढ़िया सा केंद्रक मिलेगा सुविकसित। और जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया, तो उसमें तो मिलेगा नहीं। तो यही अंतर करता है उसमें। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? फिर वही अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हरे शैवाल में, या कवक में, या लाइकेन, या फिर जीवाणु, किसमें नहीं होता है वास्तविक केंद्रक? जीवाणु में। किसमें? बैक्टीरिया में नहीं होता है। कवक मतलब फंजाई, फंजाई भी क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। हरे शैवाल, अगर नीले हरे शैवाल होता तो करेक्ट हो जाता यहाँ भी, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें भी सुविकसित केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है? साइनो बैक्टीरिया है ना, सयानो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कोई भी हो, सब प्रोकैरियोट होते हैं, किसी में भी वास्तविक केंद्रक नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 पे। निम्न में कौन जीवाणुविक रोग है? इसमें से जीवाणुविक रोग कौन है, बताइए। मीसल्स, या फिर रेबीज, या चेचक, या फिर क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्षय रोग जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से। किससे? माइकोबैक्टीरियम। तो ये जो होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये कैसा रोग है? बैक्टीरिया जनित होता है, जीवाणु जनित। क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स पदार्थ किसमें अधिक पाए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स पदार्थ ज्यादातर जीवाणु में, या फिर विषाणु में, या पुष्प अनावृत बीजी जो पुष्पीय पादप होते हैं, या फिर कवक में। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, तो जीवाणु जो होते हैं इनमें मैक्सिमम पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 66, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, बताइए कौन सा है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब जिसमें जीवाणु को और प्लांट को दोनों को फायदा हो,
जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोम या फिर एसिटोबैक्टर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। राइजोम, राइजोम, इसको राइजोबियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम, राइजोबियम बोलते हैं। या इसके अलावा और एक होता है, कौन होता है? एजोटोबैक्टर होता है, एजोटोबैक्टर, बैक्टर हो गया। और इसके अलावा फ्रेंकिया हो गया, फ्रेंकिया हो गया। जो फ्रेंकिया जो है, एलेनस प्लांट जो होता है, एलेनस प्लांट, उसकी जड़ों में, रूट जो होती है, जड़, मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया। ये सब कैसे हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सबसे कम ताप के जीवाणु कौन है? सबसे कम ताप की, कम टेम्परेचर में रहने वाले, विब्रियो, कोलाई, कोकाई या फिर स्पाइरुला या बेसिलाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67। तो राइट आंसर होगा इसका कोकाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोकाई। क्वेश्चन नंबर 68। कौन से जीवाणु से हैजा होता है? बताइए, कौन से जीवाणु से हैजा होता है? तो विब्रियो कालेरी से होता है, जो कि कामा सेप होते हैं। कैसे होते हैं? विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी कामा सेप जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमेटोफोर द्वारा या फिर क्रोमोप्लास्ट द्वारा या ल्यूकोप्लास्ट द्वारा? क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्रोमेटोफोर होते हैं। क्या होते हैं? जब सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का आप देखिए, सर्च करके मिलेगा लेक्चर आपको इसी चैनल पे, ठीक है? उसमें देखिए, मैंने बताया है सब। क्रोमेटोफोर होता है इसमें, क्रोमेटोफोर। जैसे पादपों में, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट काम करता है, वैसे ही बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्वेश्चन है आज का। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? भाई माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होते हैं? ईस्ट में होंगे, कवक में होंगे, शैवाल में होंगे, लेकिन राइट आंसर होगा हमारा जीवाणु। कौन होगा? जीवाणु। ये सब गलत हैं, इनमें पाया जाता है। इसने पूछा अनुपस्थित मतलब किसमें नहीं होंगे, तो बैक्टीरिया में नहीं होंगे। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका सिलेबस भी उधर कंप्लीट किया जा रहा है, साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा रहे हैं, ताकि आप हर तरीके से मजबूत रहें एग्जाम के लिए। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछा करिए, और वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़िए। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है, उसके माध्यम से आप लोग बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक अगले लेक्चर में चाहिए, तो उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।